प्रिय विद्यार्थियों, हम छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविताओं पर बात कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने पंत जी द्वारा रचित प्रथम रश्मि कविता पर बात की। आज हम पंत जी द्वारा रचित मौन निमंत्रण कविता पर बात करेंगे। मौन निमंत्रण कविता की रचना नवंबर 1923 में हुई थी और ये कविता पंत जी द्वारा रचित पल्लव काव्य संग्रह में संकलित हुई। पल्लव पंत जी द्वारा रचित तीसरा काव्य संग्रह है और इस काव्य संग्रह में उनके द्वारा 1918 से 1925 के बीच रची गई कविताओं में से प्रत्येक वर्ष की 2-2, 3-3 श्रेष्ठ कविताओं को चुन करके उनका संकलन पल्लव में किया गया है और पल्लव में इस तरह की 32 कविताएं संकलित हैं। इन कविताओं में पंत के प्रकृति प्रेम की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। कवि को प्रकृति के संपर्क में आने पर एक बड़े आनंद की अनुभूति होती है, ऐसा इन कविताओं को पढ़ने के बाद लगता है। हमने पिछले वीडियो में भी जाना था कि पंत जी को प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी कविताओं में प्रकृति का बहुत ही सरस एवं मनोहारी चित्रण किया है और उनको कविता रचना की प्रेरणा भी प्रकृति के निरीक्षण से ही मिली थी। पंत जी की जन्मभूमि पर्वतीय रमणीय स्थल था और वहां का प्राकृतिक सौंदर्य पंत जी को आकर्षित करता था। पंत जी एकांत में बैठ करके घंटों तक प्रकृति का निरीक्षण करते थे, उसे देखते थे। तो पंत जी के मन में प्रकृति के सौंदर्य को देख करके अनेक तरह के प्रश्न उठते थे और वो जिज्ञासाएं, वो कौतूहल जो है वो पंत की कविताओं में अभिव्यक्त हुआ है। जैसा प्रथम रश्मि कविता में भी पंत इस बात की जिज्ञासा करते हैं कि एक छोटी सी चिड़िया को भोर की प्रथम किरण के आगमन का कैसे पता चल जाता है, कैसे उसे ज्ञान होता है कि भोर की किरण अब प्रस्फुटित होने वाली है, फूटने वाली है। तो मौन निमंत्रण कविता में भी कवि के बाल सुलभ जिज्ञासा की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। कवि कौतूहल भाव से इसमें यह वर्णित करता है कि प्रकृति के विभिन्न उपादान या तत्व जैसे नक्षत्र है, पुष्पों की गंध है, लहरें हैं, वो उसे चुपचाप निमंत्रण देते हैं। प्रकृति के विभिन्न उपादानों से उसे मौन आमंत्रण के संकेत मिलते हैं और इन आमंत्रणों में प्रकृति की तरफ एक विशेष प्रकार का आकर्षण निहित होता है। जैसे प्रकृति पंत जी को अपनी तरफ आकर्षित कर रही और प्रकृति के आकर्षण के ऐसे ही कई रूपों, पक्षों, पहलुओं को जिज्ञासा और कौतूहल के साथ मौन निमंत्रण कविता में प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ इस कविता में रहस्यपरकता है, रहस्यमयता है। छायावादी कवियों की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि उनकी कविताओं में रहस्यमयी भावना की अभिव्यक्ति हुई है,
क्योंकि छायावाद को नाम ही रहस्यवाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो उसे रहस्यवाद ही माना था, रहस्यवाद का पर्याय माना था। तो छायावादी कवि इस प्रकृति को विराट चिन्ह में सत्ता जो है उसका बाह्य रूप मात्र मानते हैं कि इस प्रकृति के विभिन्न रूपों में, प्रकृति के सौंदर्य में वो अज्ञात चिरंतन सत्ता ही मानो साकार रूप में व्यक्त होती है। प्रकृति उसी विराट अव्यक्त चिरंतन सत्ता का व्यक्त रूप है। प्रकृति के सौंदर्य में छायावादी कवि उसी को देखता है। और पंत जी का किशोर मन भी प्रकृति के में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों, जिन्हें हम प्रकृति के खेल खेल सकते हैं कि प्रकृति मानो अलग अलग रंगों के अलग अलग खेल खेलती है, और उन प्रकृति के अलग अलग रंगों को देख करके पंत जी का किशोर मन जो है वो उनकी तरफ आकर्षित होता है। और पंत जी को एक अज्ञात दिव्य शक्ति की अनुभूति जो है उनसे होती है, मानो कोई अज्ञात रहस्यमयी विराट सत्ता है जो उसे प्रकृति के संकेतों से निमंत्रण दे रही है। तो अब हम कविता देखते हैं। स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता शिशु सा नादान, विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जो जब स्वप्न अजान, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मोर। सघन मेघों का भीमाकाश गरजता है जब तमसाकार, दीर्घ भरता समीर निश्वास, प्रखर झरती जब पावस धार, न जाने तपक तड़ित में कौन मुझे इंगित करता तब मोर। देख वसुधा का यौवन भार गूंज उठता है जब मधुमास, विधुर उर्के से मृदु उद्गार, कुसुम जब खुल पड़ते स्वच्छ्वास, न जाने सौरभ के मिस कौन संदेश मुझे भेजता मोर। शुद्ध जल शिखरों को जब वात सिंधु में मत कर फेनाकार, बुलबुलों का व्याकुल संसार बना बिथरा देती अज्ञात, उठा तब लहरों से कर कौन, न जाने मुझे बुलाता कौन। स्वर्ण सुख श्री सौरभ में भोर विश्व को देती है जब बोर, विहग कुल की कलकंठ हिलोर मिला देती भू नभ के छोर, न जाने अलस पलक दल कौन खोल देता तब मेरे मौन। तुमुल तम में जब एकाकार ऊंघता एक साथ संसार, भीरु जिंगूर कुल की झंकार कंपा देती निद्रा के तार, न जाने खद्योतों से कौन मुझे पथ दिखलाता तब मोर। कनक छाया में जबकि सकल खोलती कलिका उर के द्वार, सुरभि पीड़ित मधुपुं के बाल तड़प बन जाते हैं गुंजार, न जाने ढुलक ओस में कौन खींच लेता मेरे जगमोन। बिछाकारियों का गुरुतर भार दिवस को दे स्वर्ण अवसान, शून्य सैया में श्रमित अपार जुड़ा था जम में आकुल प्राण, न जाने मुझे स्वप्न में कौन फिराता छाया जग में मौन। न जाने कौन अये द्युतिमान जान मुझको अबोध अजान, सुझाते हो तुम पथ अजान। न जाने कौन अये द्युतिमान जान मुझको अबोध अज्ञान, सुझाते हो तुम पथ अजान, फूंक देते छिद्रों में गान, अये सुख दुख के सहचर मौन, नहीं कह सकता तुम कौन। प्रथम परिचय देखते हैं। स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार, स्तब्ध यानी शांत, जिसमें स्पंदन नहीं हो। ज्योत्सना यानी चांदनी है और सुकुमार यानी कोमल है। कवि
इस मौन निमंत्रण कविता में प्रकृति के कई दृश्यों को व्यक्त करते हैं और इस कविता की जो शुरुआत है वो चांदनी रात से करते हैं। कवि कहते हैं कि जब संपूर्ण संसार नादान शिशु सा चांदनी की नीरवता को देख करके चकित होता है। कहने का आशय है कि रात में शुभ्र उज्जवल चांदनी फैली रहती है और उस चांदनी में निस्तब्धता होती है, उसमें किसी तरह का स्पंदन नहीं होता है, उसमें किसी तरह की चंचलता नहीं होती है, वो शांत होती है। तो उस चांदनी की नीरवता निस्तब्धता को देख करके, उसके सौंदर्य को देख करके संसार जो है, संपूर्ण संसार जो है, वो अबोध शिशु की तरह आश्चर्यचकित होता है। चांदनी के उस सौंदर्य को देख करके संपूर्ण संसार जो है वो आश्चर्यचकित होता है। और कैसे आश्चर्यचकित होता है? जैसे एक अबोध बालक अपरिचित वस्तु को देख करके आश्चर्यचकित होता है। विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न अंदर। और रात में जब संसार के प्राणियों पर, संसार के लोगों के स्वप्न, संसार के लोग सोते रहते हैं और उनकी पलकों में अनजाने कोमल स्वप्न विचरते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। यहाँ विश्व की पलकों पर बताया गया। तो विश्व क्या से? विश्व तो स्वप्न नहीं देखता, विश्व के प्राणी मनुष्य उस समय जबकि संपूर्ण संसार सोया रहता है और उसकी मधुर स्वप्न देखता रहता है, उस समय न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण में देता मुझे मोर। कवि कहता है कि ऐसे रात्रि के समय में आकाश में फैले हुए सितारों के बीच से, तारों के बीच से कोई मुझे निमंत्रण देता है। यहाँ पंत ये कहना चाहते हैं कि मानो वो विराट चेतन सत्ता ही तारों के माध्यम से मुझे निमंत्रण देती है, मुझे संकेत करती है। फिर है, सघन मेघों का भीम आकाश गरजता है जब तमसा का दीर्घ भरता समीर निश्वास प्रखर जरती जब पाउस धार न जाने तपक तड़ित में कौन मुझे इंगित करता था। सघन मेघों का भीम आकाश, भीम आकाश, भीम के समान आकाश, भीम प्लस आकाश, विशाल का आकाश। ये आकाश में जब काले बादल मंडराते हैं तो उन काले घनघोर बादलों का आकाश घनघोर रूप से गर्जना करता है। तो ऐसा लगता है जैसे मेघों के आकाश ने अंधकार का रूप धारण कर लिया हो, क्योंकि काले बादलों के छा जाने से चारों ओर अंधेरा हो जाता है और उन बादलों में भयंकर गर्जना होती है। तो ऐसा लगता है जैसे काले गहन बादलों का आकाश अंधकार का रूप धारण किए हुए हो और गरज रहा हो। दीर्घ भरता समीर निश्वास, उस गर्जना को, घनघोर गर्जना को सुनकर के समीर यानी वायु, वायु भी लंबी लंबी सांसें छोड़ती है। दीर्घ भरता समीर निश्वास, निश्वास कहते हैं लंबी लंबी सांसें भरना। तो मानो बादलों की उस गर्जना से वायु सिहर करके, भयभीत होकर के लंबी लंबी सांसें भर रही हो। ऐसे भी कह सकते हैं कि
बादलों की उस गर्जन और अंधकार के बीच मानो कोई वियोगिनी है जिसकी लंबी लंबी दीर्घ सांसें चल रही है। प्रखर झरती जब पावस धार और जब प्रखर यानी तेज बादलों से तेज बरसात की झड़ी लग जाती है, तब न जाने तपक तड़ित में कौन उस समय बादलों में चमकने वाली चंचल बिजली ऐसा कोई है जो मुझे निमंत्रण देता है। बादलों के बीच जब बिजली चमकती है तो मुझे लगता है कि इस बिजली में कोई है जो चुपचाप मुझे अपनी तरफ बुला रहा है, मेरी तरफ इशारा कर रहा है। तो यहाँ कवि नक्षत्रों में उस विराट सत्ता को देख रहा है, नक्षत्रों से उसे निमंत्रण मिल रहा है। यहाँ बादलों में अचानक चमकने वाली बिजली से उसे संकेत मिलता है, निमंत्रण मिलता है। देख वसुधा का यौवन भार गूंज उठता है जब मधुमास विधुर उर्के से मृदु उद्गार कुसुम जब खुल पड़ते सोच्छ्वास न जाने सौरभ के मिस कौन संदेश मुझे भेजता हूं। यहाँ कवि कहता है कि बसंत जो ऋतु है वो प्रकृति के यौवन की अवस्था है और प्रकृति के उस यौवन अवस्था में प्रकृति यौवन के सौंदर्य से भर जाती है, यौवन के सौंदर्य के भार से युक्त हो जाती है और प्रकृति के उस यौवन के सौंदर्य को देख करके बसंत के जो भ्रमर है, भौरे हैं, वो अपनी मधुर गुंजार करने लगते हैं। अब यहाँ मधुमास, मधु कहते हैं बसंत को, यहाँ कह रहा है कभी कि मधुमास गूंज उड़ता है, बसंत का महीना ही गूंज उड़ता है। यहाँ मधुमास नहीं गूंजता, मधुमास में पुष्पों के खिलने से भौरे जो उन पर मंडराने वाले भौरे गुंजार करते रहते। उस समय विधुर उर्के से मृदु उद्गार कुसुम जब खुल पड़ते सोच्छ्वास, और उस समय पुष्पों की जो कलियां हैं वो खिलती है और पुष्पों की कलियां, पुष्पों का खिलना ऐसे लगता है जैसे कोई वियोगिनी हृदय के या वियोगी हृदय के कोमल उद्गार जो है वो उच्छ्वास के साथ व्यक्त हो रहे हैं। कली जब खिलती है, फूल जब खिलता है तो उसमें हल्की सी आवाज, हल्का सा स्पंदन होता है और यहाँ उस कली के खिलने में ऐसा लगता है मानो किसी वियोगी हृदय के कोमल भावनाएं जो है उसकी उच्छ्वासों के साथ, श्वासों के साथ व्यक्त हो रही। कवि ने बड़ी सुंदर कल्पना की है। तो उस समय बसंत के उस सौंदर्य में जब पुष्प खिलते हैं, भौरे गुंजार करते हैं, न जाने सौरभ के मिस कौन संदेश भेजता मुझे। उस समय पुष्पों की उस गंध के बहाने, मिस यानी बहाने, न जाने कौन मुझे चुपचाप संदेश भेजता है। शुद्ध जल शिखरों को जब वात सिंधु में मतकर फेनाकार, बुलबुलों का व्याकुल संसार बना बिथरा देती अज्ञात, उठा तब लहरों से कर कौन, न जाने मुझे बुलाता कौन। यहाँ कौन की जगह मौन आएगा। शुद्ध जल शिखरों को जब बात की जगह बात है कि वायु जब समुद्र के जल शिखरों को, अब जल शिखर क्या है समुद्र में? जल की चोटियां। अब जल की चोटियां क्या है समुद्र में? जल की चोटियों से आज से समुद्र में उठने वाली लहरों से हैं और उनको मथना बिलोने जैसे
तो जब वायु क्रुद्ध समुद्र के लहरों को मथ करके उनमें फेन पैदा कर देती है, उनको फेनिल बना देती है। जल शिखरों को मतलब वायु समुद्र में उठने वाली लहरों को मथ करके जब फेनिल कर देती है, ऐसा लगता है जैसे समुद्र ही फेन का आकार ले रहा हो। फेन से आसी झाग होता है, उस फेन में बुलबुलों का एक संसार बनता है। और बुलबुलों का संसार बनने से आसे कि जब फेन बनते हैं तो बुलबुले बनते हैं, और वो बुलबुले बनते और बिगड़ते रहते हैं। तो उनका बनना बिगड़ना जो है वो उनकी व्याकुलता की ओर संकेत करता है। मानो बुलबुले बनते और बिगड़ते हैं तो व्याकुल होते हैं। बुलबुलों के उस संसार को बना करके हवा जो है उसे अज्ञात दिशाओं में पुनः बिखेर देती है। हवा बुलबुलों को बनाती है और बिगाड़ती है, ये सब अज्ञात है। हवा ऐसा क्यों करती है? कौन उससे ऐसे काम करवाता है? ये अज्ञात जो भावना है ये वहां कवि को जिज्ञासा पैदा करती है, कौतूहल पैदा करती है कि उन बुलबुलों के पीछे कौन है। और यहाँ बुलबुलों से कवि जो है संसार की नश्वरता की ओर भी संकेत करता है कि जिस तरह से समुद्र में बुलबुले बनते और बिगड़ते रहते हैं, न जाने कौन उनको बनवाता है, बिगड़ाता है वायु के माध्यम से। संसार जिस में जीवन जो है जिस तरह से बुलबुले की तरह क्षणिक है, उसके पीछे मानो कोई अज्ञात सत्ता है। तो ऐसे समय में उठा तब लहरों से कर कौन, उस समय न जाने लहरों से कौन जो है अपने हाथों को उठाकर, लहरों रूपी हाथों से मुझे चुपचाप बुलाता है, अपना संदेश भेजता है, मुझे अपनी आकर्षित करता है, मुझे संकेत करता है। तो आगे का हंस जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए कल अपन इसका शेष अंश पर बात करेंगे, उसकी व्याख्या पर।